कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मोह आ गया था लेने अपने स्नेह को। घर में घुसते ही उसे नवीन जी बैठे दिखाई दिए। वो गर्मजोशी से मिला उनसे। दादी के पैर छूते ही नज़र आंगन से निकलती हुई स्नेह पर रुक गई। महावर सजाए पैरों में बजती हुई पायल, बिछुए में सिंगार से दमकती हुई उसकी खूबसूरती, ऊपर से उसकी उठी हुई नज़र। जैसे ही मोह से मिली वो शर्म से झुककर लंबे कदमों से कमरे में घुस गई। पर्दे की ओर से हल्की शर्माई हुई उसकी आंखें मोह को बहुत मनमोहक लगी। नज़रों ने नज़रों से बात कर कुछ ऐसा कहा कि स्नेह शर्मा कर हट गई वहाँ से। ईला हो ईला, अरे कहाँ गई हो? कुंती देवी की आवाज़ गूंजी तो बाकी सब सरगना के साथ साथ मोह का भी दिमाग घूमा। उसने इशारे से उसकी गाड़ी लगाकर आते हुए चुन्नू से पूछा तो उसने नहीं में इशारा किया। घर पर नहीं है अम्मा जी, सुनीता चाय लेते हुए मुस्कुराकर बोली। आखिर दामाद सामने थे, वरना हजार गालियां तो उनके मन में होंगी ही। कहाँ चली गई ये लड़की? अरे वो दादी, मैं बताना भूल गया, आते टाइम मुझे बाहर मिली थी, मैंने उसे नुक्कड़ पर भेजा है जलेबी लाने। मोह के जो मुंह में आया वो बोला। सच लल्ला, पर तुम तो मीठा खाते ही नहीं, कुंती देवी ने कहा तो मोह फंसा, पर निकलना उसे आता था। अपने लिए नहीं, नवीन जी को तो पसंद है, उनके लिए। अब मन किया तो। मैंने गलत किया दादी, मोह बोला तो कुंती देवी तुरंत एक्शन में आई और बेचारे नवीन जी का मुंह खुला। पर मुझे, वो बोलते उससे पहले ही आंगन में आ चुकी उनकी प्राण प्यारी बीबी ने तुरंत आंखें दिखाई और वो समझ गए कि उनकी बलि चढ़ गई है। अरे काहे नहीं लल्ला, कतई सही किए। अरे लल्ला, तुमने बताया क्यों नहीं? हम पहले से ही जलेबी मंगवा लेते। चलो अच्छा हुआ। बात संभाली ही गई थी कि गैलरी में आती हुई खाली हाथ हिलाती इला पर सबकी नज़र गई और सबकी सांसें रुक गई। ये तो कहो कुंती देवी उल्टा बैठी हुई थी, वरना आज इला का सर फोड़ दिया जाता या फिर नुक्कड़ पर उसी चाशनी वाली कढ़ाई में सर डुबोकर चिपका देती बनाया जाता। उसको देख मोह का इशारा समझते ही उनकी प्यारी बीबी इतनी स्पीड से गैलरी में हवा की गति लेकर इला का हाथ पकड़ती हुई बाहर ले गई और तब सबकी सांस में सांस आई। और फिर क्या, किलो भर जलेबी के साथ रबड़ी रसगुल्ला भी इला लेकर आई स्नेह की मेहरबानी से, और इसे परोसा गया गुड्डू जी के आगे। कला, मैं जलेबी नहीं खाऊंगा, वो धीरे से उसके कान में बोले। थोड़ा सा खा लो ना जीजा जी, साली के कांडों का सवाल है। क्यों मेरा घर, मेरा इकलौता होने वाला पति, उसके सपनों की इमरती बनने से पहले ही चाशनी बना दोगे? इला उनकी तरफ प्लेट में जलेबी रखकर प्यार से बढ़ाकर बोली। जीजा, अगर 3 हैं तो क्या एक आधे को डायबिटीज करवा दोगी? वो उसी के स्टाइल में मुंह में जलेबी का टुकड़ा लेकर बोले और पास बैठे मोह को देखा। अपने इन जीजा को भी खिलाओ। नहीं नहीं, मुझे मीठा पसंद नहीं है, मोह अदा से बोला तो सब हल्का सा मुस्कुराए और नवीन जी बेचारेपन से उसे देखा। मतलब करे कोई और भरे कोई। का दांत निकाल रहे हैं? अरे सही से दो सबको, और लल्ला आज तुम भी खा ही लो। कुंती देवी मोह की तरफ प्लेट बढ़ाकर बोली तो सबने एकदम से उसकी तरफ देखा, जैसे कह रहे हो अब आया मज़ा। मैं खा लूँगा दादी, अगर सब खाएंगे तो। ये रही बाल सीधा बाउंड्री के पार। और उसके बाद पूरा घर लाइन में आया और मोह ने बड़ी चालाकी से अपनी सारी जलेबी स्नेह को सरकाई। जलेबी तुम खा लो, बाकी टेस्ट मैं भी कर लूँगा। वो धीरे से इधर उधर देख उसके लबों की तरफ इशारा करके बोला और साइड हुआ, जिसके बाद स्नेह उसका मतलब समझ एकदम से सिमट गई। खैर, विवेक के अपनी हनीमून की तैयारी के चलते मोह स्नेह के साथ विभा को भी ले गया था। कला अपने गुड्डू जी के साथ विदा हुई। घर कुछ खाली सा हुआ। एक वक्त की खामोशी आई, फिर वही इला और चुन्नू की लड़ाई। कुंती देवी के पास खड़ी सरिता ने इला को देखा। आज ये संभाले हैं, पर कल तो इसे भी जाना है, सोचकर ही मन कुछ उदास हुआ। बेटियां होती ही ऐसी हैं, घर घर है अगर बेटी है, और उनके साथे ही जिंदगी चलती तब भी है, पर उनके साथ की यादें अनमोल होती हैं, सबसे अनमोल। वक्त बीता और समय कुछ आगे बढ़ा, कुछ नए नन्हे मुन्नों के संग। 3 साल हो गए थे उनके खिलखिलाते हुए रिश्ते को।
विभा विवेक के आंगन में साल भर का अगत्य और कला और गुड्डू जी के जीवन में भी 6 महीने की प्यारी सी कृपा। अनुज विनीता की बगिया तो 2 साल पहले ही अवनी के आने से पूरी हुई थी, जो कि सब बच्चों में सबसे बड़ी थी। कुंती देवी थोड़ी और बूढ़ी हुई ज़रूर थी, पर ठसक वही थी। चुन्नू अब बड़ा हो गया था, लेकिन शायद घर वालों के लिए वो आज भी वही चमन लाल था। और हो भी क्यों ना, बड़ा हो गया था, पर मजाल है कुछ संजीदा हुआ हो। इला से उसकी मुहजोरी अभी भी जारी है। बुआ अब भी आती हैं और जाती हैं। अरे हाँ, इस घर में बच्चे बड़े हैं भाई। जीवन और रमन के बच्चे, मिट्ठू खट्टू। हाँ भाई, नामतरंगी ही होंगे। इला ने जो रखे हैं। 3 साल पहले मामा कांड किए हुए आनो ने अपना फैलाया हुआ रायता 1 साल में समेट लिया था, जिसके चक्कर में मामा जी को मनाने उसे अमेरिका भी जाना पड़ा। बाकी 1 साल इला का फाइनल ईयर, और ये बच्चे जो कि पूरे घर की रेल बनाए हुए थे। एक के बाद एक पैदा होते, खर्चा होता, सबका दिमाग फिरता, और इला की शादी प्रोग्राम ठंडे बस्ते में। अब फाइनली इस साल उसने सोचा था कुछ भी हो जाए, उसकी शादी की बात तो होकर रहेगी। इसलिए आज पूरी मंडली विथ बच्चा पार्टी इकट्ठा हो रही थी कुंती भवन में, क्योंकि घर के सब बड़े, यहाँ के भी और वहाँ के भी, बनारस गए थे एक साथ। तो मौके पर चौका लगाया गया, और मोह और स्नेह, उनकी मोहब्बत बस यूं ही थी। अभी वो बस वहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे बाकी सबके साथ। मोह नीचे से होकर जब कमरे में आया था तो वो आईने के सामने बैठी थी। उसने रुककर उसे देखा। पीले कलर के सलवार सूट में बेहद गुड़िया जैसी थी। गुजरते हर वक्त के साथ स्नेह उसे और भी प्यारी हो गई थी। उसका शर्माना आज भी उसकी जान ले लेता, और उसकी वो झुकी हुई पलकें कभी कभी आज भी उठती थीं। ऐसा करता हूँ, घर पर ही रहता हूँ, आज वैसे भी कोई है नहीं और बाकी सब भी जा रहे हैं। मोह उसे देखते हुए आगे बढ़कर बोला, जी क्या बोल रहे हैं आप? क्या सोचेंगे सब? और वैसे भी इला और आनो की शादी के लिए आप कुछ सोचिए। कब तक ऐसे ही रहेंगे? स्नेह उठकर मासूमियत से बोली, मैंने क्या मना किया शादी करने के लिए? अब उसके हिसाब से पैदा होने वाले बच्चे उसकी शादी होने नहीं दे रहे। अब क्या किया जाए? बच्चे तो होंगे ही, उन्हें तो कोई रोक नहीं सकता। बच्चे तो होंगे ही, बस हमारे। स्नेह कहते कहते रुकी थी, जानती थी ये बात मोह को अच्छी नहीं लगती। हमारे ही नहीं हो रहे स्नेह, है ना? यही कहना चाहती हो ना? मोह कुछ देर खामोश रहकर बोला, जी मैं वो नहीं कह रही। स्नेह नज़र झुका भरी आंखों से बोली, ऐसा नहीं था कि उन्हें बाकी बच्चों से प्यार नहीं था, बेहद था। इतना कि घर का हर बच्चा उन दोनों का लाडला था, यहाँ भी और वहाँ भी। पर स्नेह के मन में ये बात कहीं रह गई थी कि इतने साल में एक बार भी उसके जीवन में कभी झूठी भी दस्तक उसे कभी क्यों महसूस नहीं हुई। स्नेह, कुछ कमी नहीं है तुम्हारे अंदर? ऐसा भी तो हो सकता है कमी मेरे अंदर हो। नहीं, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। स्नेह उसके होठों पर हथेली रखकर बोली, तो मोह ने हथेली चूम उसके माथे को चूमा। मैंने पहले भी कहा है, हर बात का वक्त होता है स्नेह, और अगर वो वक्त नहीं भी आया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे आगे कभी कुछ सोचा ही नहीं। जो मेरे पास है मुझे उसकी कीमत है, जो नहीं उसके लिए रोना मुझे समझ नहीं आता। जी मेरा नसीब है आप ऐसा सोचते हैं। तुम रोया मत करो। देखो वैसे भी मेरी जाने का मन नहीं है, ऐसा करोगी तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मोह उसके गालों को छूता हुआ उसके दुपट्टे की तरफ बढ़कर बोला, हटिए भी, हम सबसे लेट पहुंचते हैं हमेशा। स्नेह आंसू पोंछ मुस्कुरा कर बोली, तो आज भी लेट हो ही जाते हैं। चलो ना, देखो हमारे बेड पर कितनी अच्छी चादर लगी है, चलो ना उसी बिगाड़ते हैं। नहीं, मेरी चादर बिगड़ जाएगी, अभी ही सेट की हूँ। और मैं ना कहीं से आती हूँ ना, तब मुझे अपना बेड बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा करता हूँ, अपना बिस्तर आज से ज़मीन पर लगा लूँगा। जी मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ऐसा नहीं करता हूँ, सीमेंट का एक कोड इस चादर पर चढ़वा देता हूँ, लाइफ टाइम हिलेगी नहीं। मोह का ताना प्रोग्राम अभी भी बदला नहीं था। जी आप क्या कह रहे हैं? ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा ही है, तुम्हें याद है 2 दिन हो गए मुझे सिर्फ सोते हुए। फ़िलहाल तो मेरा नाराज़ होना बनता था,
पर मैं नाराज नहीं हुआ। मोह सीधा मुद्दे पर आया था और स्नेह का दिमाग हवा हवाई हुआ था। देखिए, परसों आप देर से आए थे और कल मैं माँ के साथ लड्डू बना रही थी और सब बातें कर रहे थे, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई थी। थोड़ी सी स्नेह, 12 बज गया था स्नेह, और बातें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम लोगों की बातें नहीं हुई तो अगले दिन सवेरा नहीं होगा। और फिर तुमने आकर क्या कहा? जी सुनिए, आपको सुबह काम पर जाना है तो सो जाइए, और कल सुबह आपके लिए क्या बनाऊं? मोह उसकी नकल कर बोला तो स्नेह को हंसी आई। हंस रही हो तुम? जी मैं कहाँ हंस रही हूँ, स्नेह सर हिलाकर बोली। जी मैं क्या मना करती हूँ, मैं तो आज सुबह भी आई थी, स्नेह शर्माती हुई बोली। आई थी, याद है मुझे, साथ में चीनी, चाय पत्ती और अदरक लेकर। जी क्या बोल रहे हैं, मैं ऐसा थोड़ी ना करती हूँ, आपका भी ध्यान रखती हूँ ना। मैं समझाना नहीं चाहता कि तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। हमें देर हो रही है, चलो अब वहाँ चलकर तुम्हें चाय भी तो बनानी है, तो सबसे पहले पहुँचो, या फिर ऐसा करो चूल्हा रख लेता हूँ गाड़ी में ही, बनाते चलना। बस वहाँ उतरी, चाय छानी और दे दी, और उसके बाद बातें करना, वो भी तो ज़रूरी है। फिर वहाँ से आकर बोलना, आप सो जाइए, थक गए हैं बैठे बैठे, कल आपको काम पर भी तो जाना है। मोह शर्ट की आस्तीन पलटता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़कर बोला। तो स्नेह ने गहरी सांस ली। इतने दिन में उसके पति की सुई कहाँ अटकती है उसे अच्छे से पता था, और ये भी कि ये प्रोग्राम रात तक और हो सकता है सुबह तक चलेगा ताने के साथ। आज तक स्नेह समझती आ रही थी, ये ताना, ये लाता कहाँ से है। सुनिए, स्नेह ने उसे पुकारा, और वो पलटा। डार्क ग्रीन शर्ट, ब्राउन पैंट के साथ उसकी नाराज हुई आंखें। प्यार तो बहुत आता था स्नेह को उस पर। अच्छा ठीक है, हम थोड़ी देर लेट ही चलेंगे, स्नेह धीरे से नज़र झुकाकर बोली। तो भागकर मोह उसके करीब आकर उसे गोद में उठा चुका था। पिघलती हुई उसकी इश्क की आंच आज भी स्नेह को उतनी ही सुकूनदायक लगती जितनी पहली बार में थी। कभी उसका प्यार कम ही नहीं हुआ। उसका हर स्पर्श आज भी उसके तन में यूं समा जाता जैसे हमेशा अनछुआ ही हो। स्नेह उसके आगोश में सिमटी हुई, हर श्रृंगार से सजी हुई बिखरने लगी थी। उसके भीगे से सेट बाल उसकी उंगलियों से बिखरने लगे थे। उससे आती हुई वो भीनी भीनी खुशबू स्नेह को खुद में फिर से उतरती हुई महसूस होने लगी थी। ना जाने कितनी बार वो सजती और वो सब चुरा लेता, और खुद का तो कहना ही क्या, ना खुद होश में रहता ना उसे रहने देता। वो बंद आंखों से उसके लबों को समेटता हुआ बेताब हुआ था, तो स्नेह ने धीमी पलकें खोल उसकी उंगलियों को शर्ट के बटन खोलते हुए देखा था। उसने अभी उसे महसूस कर पलकें दोबारा बंद की थी, सिर्फ उसे देखते हुए, उसे सोचते हुए। और इधर स्नेह के घर पर कोई नहीं बोलेगा आज, और ना ही बेफालतू में रोएगा, और पोटी तो बिल्कुल ना आए। अगले 2 घंटे तक सब अपने अपने काम से काम रखेंगे। ये रही सबकी दूध की बोतलें, खिलौने, गुड़िया, तीर तलवार, स्पाइडरमैन, और खबरदार जो कोई यहाँ से हिला। इला सारी बच्चा पार्टी को इकट्ठा कर आंगन में चटाई बिछा सारे खिलौने फैलाकर बोली, जिसका एक एक शब्द वहाँ लेटे बैठे मुंह में खिलौने डालते बच्चों के ऊपर से निकल गया। क्या कर रही हो इला, वो बच्चे हैं, और बोल तो ऐसे रही हो जैसे उन्हें बड़ा समझ आ रहा है। कला उसके पास आकर बोली, मुझे पता है ये बच्चे हैं और इन्हें कुछ समझ नहीं आता, पर बोल बोल कर दिल का दर्द तो निकाल ही सकती हूँ, और इन नमूनों की पैदाइश की वजह से मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी। और इन्हें देखो, छटाक भर के हैं, पर लटकना इन्हें अपनी बुआ के गले ही है। वो मिट्ठू और खट्टू को बारी बारी कैप का पहना कर बोली। उसका आतंक इतना भारी था कि अनुज और विनीता की बेटी भी सभी बच्चों में जो थोड़ा बहुत समझती थी, वो झट से उसकी बात मान जाती। उम्मीद के मुताबिक स्नेह और मोह भी देर से ही सही आ चुके थे। आनो तो पहले ही आया था, और अनुज, विवेक और नवीन जी भी अपनी पत्नियों के साथ प्रकट हो चुके थे। इला, बच्चों को धमकाना हो गया हो तो बताओ क्या करना है, मोह ने बात शुरू की। उससे क्या पूछ रहे हो मोह, मेरी बस शादी करवाओ, आनो जैसे भरा पड़ा था। बड़ी जल्दी है तुम्हें, अच्छा नहीं लगता इला से मार खाए बिना, अनुज बोला था। नहीं भैया, अब तक यही तो मुझे ये पता ही नहीं कि ये मारती किस बात पर है, इसलिए मेरी मदद करो। कम से कम शादी के बाद पता तो होगा कि मारती किस बात पर है।
सही बात है, बेचारे बिन बिहाए जीजा बन गए हैं, चुन्नू बोला था। 20 साल का घोड़ा हो गया, पर मजाल है कोई ढंग की बात कर ले, ये विभा पलट कर बोली। तो भी आप सबसे छोटा ही हूँ, और एक बात, अगत से मिट्ठू के बाल पकड़े हैं। अरे छोड़ो उसे, विभा भागी थी। बच्चे ना हो गए, राहु केतु पैदा हो गए, ईला फिर बोली थी। ठीक है, मैं दादी से बात करता हूँ, मोह बोला था। पर मोह जी, दादी तैयार हो जाएंगी शायद, पर आपको नहीं लगता हमें एक बार आनो के मामा को भी बुलवाना चाहिए? जानते हैं ना, दादी कहेंगी कि कोई बड़ा बूढ़ा होना चाहिए, गुड्डू जी पलट कर बोले। गुड पॉइंट, विवेक सहमति देता हुआ बोला। क्या गुड पॉइंट? मामा नाराज हैं और मामी उन्हें आने नहीं देंगी। तो जब कुछ बस का ही नहीं है तुम्हारे, तो मत करो शादी, कपड़े फाड़ो और गाओ तेरे दुआर खड़ा जोगी, ईला तमतमाई थी। क्या करूं मैंने मामा की पसंद की लड़की रिजेक्ट की थी। यार समझती क्यों नहीं हो तुम? तो क्या कहना चाहते हो, करने देती शादी? मैं कोई साजन चले ससुराल फिल्म की करिश्मा कपूर नहीं हूँ, समझे तुम? पता है मुझे, बार बार मत बताओ। बस बस बस, हद है, कोई सीरियस बात हो रही है और तुम लोग लड़ना शुरू हो जाओ। आने दो सबको, मैं खुद बात करूँगा। और आनो, हो सके तो बुला लो अपने मामा को, आ जाए तो, मुँह बोला था। इला, वैसे अब तुम गुस्सा थोड़े दिन से कुछ ज़्यादा ही करने लगी हो, और पहले हफ्ते में बाल बांध लेती थी, अब क्या महीने बाद बांधना शुरू कर दिए? अनुज पैर फैलाकर बोला। क्या करूं जीजू, जब से इन नमूनों का आगमन हुआ मेरा दिमाग हिला रहता है। अरे मेरा तो छोड़ो, स्नेह को देखो, कितनी शांत बच्ची थी, बिल्कुल गाय माता। और अब कभी कभी देखो कैसे बोलती है, याद है इसका डायलॉग? मेरा सर फटा जा रहा है, कोई चुप कराओ मिट्ठू को, मैं नहीं समझा सकती इसे कि ये मेरी शादी में खाना खाने गया था तो इसका फोटो बुलाकर क्यों नहीं खींचा। विनीता और विभा स्नेह की नकल कर बोली तो मुस्कुरा दिए। और एक बात मोह जीजू, अब फैमिली प्लानिंग आपकी अगर होने वाली हो तो मेरी शादी के बाद ही करना, वरना मेरी शादी में पता चले स्नेह एक कमरा पकड़ ले। इससे मुझे बदला लेना है, इसकी शादी में मैंने बहुत काम किया था। और वैसे भी दादी की नियम पत्रिका में जो लिखा है कि बच्चा होने के बाद 3 महीने वो ननिहाल में रहता है, भगवान कसम टॉर्चर है, टॉर्चर। ईला बोली तो मोह ने पलट कर स्नेह को झट से देखा, ये जानने के लिए कि कहीं उसे कुछ दुख ना लगा हो। पर उम्मीद से परे उसकी बीवी मुस्कुरा रही थी। नहीं नहीं, मैं खूब काम करूँगी तुम्हारी शादी में, ओके? स्नेह बोली। हमसे काम ही करवाओगी या फिर खुद पर भी काम करोगी? कला हंसकर बोली थी। वो थोड़ा मुश्किल है दीदी, पता चले काम करवा लिया और आनो जीजू इसके डर से इसी से शादी करने से मना कर दे कि नहीं नहीं, ये मेरी दुल्हन नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करूँगा। बात तो सही है, अब इला के घोंसले वाले बाल और सुंदर काया बदल जाएगी तो कोई भी कंफ्यूज होगा भाई। इला, तुम ऐसा करना, ज़्यादा खर्चा मत करना, बस जैसी हो वैसी ही बैठ जाना मंडप पर। विवेक चुन्नू की बात पर बोला तो आनो हंस दिया। तुम हंस क्यों रहे हो? इला उसकी तरफ देखकर बोली। ये लोग ऐसी बात ही बोल रहे हैं, ये लोग ऐसी वैसी कुछ भी बोले, तुम हंस नहीं सकते हो मुझ पर। ओके देवी जी, मुझे माफ़ करो। इला, बच्चों के डायपर कहाँ है? विभा परेशान सी आती हुई बोली। मैंने सब पहन लिए हैं, है ना? इला चिढ़े हुए बोली। तो खरीद कर ला कर दो। हद है, मैं अभी अकेले इन सभी कतरनों को अकेले संभाल सकती हूँ, ना डायपर मांगूंगी ना बोतल। जरा सा अपनी शादी की बात करती नहीं हूँ कि बस तुम लोग अपने ही बच्चों से परेशान हो जाते हो। अरे क्या करे भाई, तुम जैसा गुड़ हम कहाँ से लाएं, पता नहीं, ये सब तो हमारी सुनते ही नहीं हैं। मेरी वाली तो बिल्कुल अपने बाप पर गई है, विनीता आते हुए बोली। मैं कौन सी तुम्हारी नहीं सुनता? अनुज उसकी बात सुनकर बोला। एक हो तो कहूँ, विनीता बोली तो अनुज ने मुंह में बिस्कुट भरा। देखो इला, मैं पहले ही समझा देता हूँ, जब दादी से बात होगी तो तुम आनो को कुछ नहीं बोलोगी उनके सामने और कोई धमकी नहीं दोगी। पिछली बार तुमने जाते जाते उसका हाथ दरवाजे के बीच रख कर जो किसी लायक किया था, मुझे याद है। मोह इला को समझाते हुए बोला तो अनुज को फिर हमेशा की तरह मुँह लाल कर देने वाला ठसका लगा। कितनी बार कहा है, कुछ बोलने से पहले वार्निंग दिया करो, किसी दिन मेरे प्राण हवा हो जाएंगे। अभी नहीं जीजा, अब मेरी शादी होकर रहेगी। ईला पलट कर तुरंत मुंह में नमकीन भरकर बोली।
हद है, जब भी ये बात बोलता हूँ किसी को मेरी फिक्र नहीं होती, बल्कि मैं मर जाऊँगा तो उससे रुकने वाले कामों की फिक्र होती है। नर्क में जाओगे तुम लोग, स्वर्ग जाने वाले हमारे कर्म भी नहीं है भैया। विवेक उसकी बात पर बोला तो मोह ने उसे पलट कर देखा। भाई मैं तो बस, वो उसे यूं देखते हुए देख बोला। बाप बन गए हो पर तमीज नहीं आई, खा रहे हो बैठे हुए, देखो जाकर अगर कितना रो रहा है, विभा की मदद करो। भाई स्नेह कर तो रही है, विवेक बोला तो मोह ने अब की आंखें दिखाई और विवेक उठकर विभा की तरफ भाग गया। वो धोखे से हुआ था, मैं जानबूझकर थोड़ी ना करती हूँ। ईला मोह की बात पर अब बोली थी। हाँ हाँ, ये जानबूझकर कुछ नहीं करती, क्योंकि जानबूझकर तो मैं ही सब करता हूँ, वो भी गलत। आनो मुंह बनाकर बोला था। आप दोनों का कुछ नहीं हो सकता। गुड्डू जी बेचारे धीरे से बोले ही थे कि उनकी प्यारी बिटिया कला मैडम ने उनकी गोद में ला कर दी। मैं बहुत थक गई हूँ। सही बात है, कब से बातें कर रही थी, थकावट तो आ ही जाती है, बैठकर चाय पीते हुए बातें करते करते। गुड्डू जी बड़े आराम से बोले थे और कला ने उन्हें घूरा था। अच्छा सभी लोग सुनिए, खिचड़ी बना दूँ, खा लेंगे? स्नेहा आते हुए बोली। हाँ खा लेंगे, सब एक साथ बोले। ठीक है तो सुनिए, खिचड़ी बनाने के लिए भी गैस होनी चाहिए, खत्म हो गई है। दही खट्टा है, धनिया खत्म हो गई है, चटनी बन नहीं सकती क्योंकि लाइट नहीं है, बस खिचड़ी भी नहीं मिलेगी, सब ऐसे ही सो जाओ। आनो बोला था। अरे यार, अब मुझे सिलेंडर लेने जाना पड़ेगा, चुन्नू हैरान परेशान बोला। तो ले आओ ना, और हाँ आते हुए दूध ले आना, कला बोली थी। और कुछ और भी हो तो बता दो, मैं ऐसा करता हूँ, एक गमछा डाल रामू काका बनता हूँ, फिर बताओ। और बोरी दो, क्योंकि सामान के हिसाब से थैला छोटा है, तो बोरी भरकर सर पर रख लूँगा। इलाका तो पता नहीं, पर मेरी शादी आप लोग पक्का नहीं होने देंगे। चुनमुन चिढ़ा था और सब हंस पड़े थे। अरे तुम्हारे लिए तो इस देश में लड़की ही नहीं है, स्नेह प्यार से बोली। हाँ सही कह रही है स्नेह, अभी वो भूत लोक से पृथ्वी लोक आ ही नहीं पाई है। ईला पलट कर बोली थी तो चुन्नू का मुंह बना था। ऐसा नहीं है, परी लोक से आएगी, बिल्कुल परी सी। स्नेह चुनमुन का गाल छूकर बोली तो वो मुस्कुरा उठा। यूं ही मुस्कुराते हुए आज वो सब वहीं रुक गए थे। सही तो है लल्ला, पर लड़के के कोई बड़े बूढ़े तो होंगे, कुंती देवी पहलू बदलती हुई बोली। आज सब घर पर ही थे दीनानाथ के साथ, उनके दोनों भाई और सभी लोग। तो मुँह आया था आनव की बात करने। आनव के मामा हैं दादी, पर वो विदेश में हैं। तो ठीक है, उनको ही बुलवा लो बेटा, कोई तो हो, ऐसे सूखा सूखा ब्याह अच्छा नहीं लगता। कुंती देवी बोली तो ये नई मुसीबत आकर खड़ी हुई। आनो वो तो वैसे भी पागल हुआ पड़ा था, क्योंकि मामा जी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, ऊपर से कुंती देवी की ये शर्त। ताऊ जी आप क्या कहते हैं? मोह ने गहरी सांस लेकर दीनानाथ से पूछा। जैसा अम्मा कहती हैं ठीक है। और बेटा तुम ये रिश्ता लाए हो और हम लड़के को पहले से जानते हैं, तो भरोसा तो पूरा है, पर सामने से किसी बड़े का होना तो ज़रूरी है। और वैसे भी शादी ब्याह में जल्दबाजी अच्छी वैसे भी नहीं। जी मैं बात करूँगा, मोह ने सोचते हुए कहा तो दरवाजे के पास खड़ी ईला चुन्नू को लगभग धक्का देते हुए अंदर चली गई। मुझे क्यों मारा? खंबे की तरह हर जगह खड़ा क्यों रहता है? कमरे से निकलकर वो बोली। क्या कहा? क्या हुआ? सब उसके आगे पीछे घूमे, बस आनों को छोड़कर, जो मारे टेंशन के सोफे से उठा ही नहीं। मान तो गए हैं, पर आनो तुम्हें मामा जी को मनाना पड़ेगा, दादी उनसे मिलना चाहती हैं। मोह गहरी सांस लेकर बोला। कहाँ से लाऊं मामा जी को? मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते वो। मोह तुम ये बता देते ना कि मैं और ईला एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, बस। हाँ, और उसके बाद दादी धक्के मारकर तुम्हें इस घर से और उस घर से बाहर कर देती। याद है ना मेरी शादी? दादी प्यार वार नहीं मानती, पर तुम्हारी तो हो गई थी, मेरी तो शुरू ही नहीं हो रही। देखो मैंने बात कर ली है, सब सही है, बस तुम्हें मामा जी को लाना है। और दूसरी बात आनो, ये शादी वहाँ सबकी नज़र में अरेंज है। ये नहीं बताकर आया हूँ मैं कि तुम ईला के हाथे कूट कूट के इम्यून हो चुके हो। बता ही देते तो ठीक था, मेरी शादी ही नहीं हो पा रही है, बताओ। वो सोफे पर मुंह बनाकर बैठा। सही बात है, बेचारा कब तक अकेला खुद के लिए रोटी बनाए, किसी और के लिए 2 रोटी पकाने का मन तो होता ही है। अनुज आनो के पास बैठकर बोला तो आनो के मुंह रो देने वाला हुआ।
आप करने क्या गए थे वहाँ? अरे समझा देते दादी को, देखिए बेचारा कितना परेशान हो गया है। स्नेह को आनव को देख बड़ा स्नेह आया तो आज आदत से विपरीत मोह को देखकर बोली। तो मोह के साथ साथ अनुज, विवेक और नीता विभा ने एकटक उसे देखा। अच्छा तो तुम चली जाती और कर लेती बात जैसे अपने शादी के टाइम की थी। मोह हाथ बांध उससे बोला। मैंने की तो थी। अच्छा किससे? वो तुम्हारी मोहल्ले की गुप्ता आंटी से जिन्हें बिल्कुल सुनाई नहीं देता। मोह बोला तो स्नेह का मुंह बना। अब बेचारी लड़ने में उसकी जितनी तेज तो वो थी नहीं। बैठो यहाँ, इसका दुख मनाते हुए मैं जा रहा हूँ नहाने। मोह बोलता हुआ कमरे की तरफ बढ़ गया। क्या बात है स्नेह, आज तुम शेरा वाली बनते बनते रह गई। बस कुछ कमी थी, अगली बार जब भी ऐसा मन करे तो 1 घंटा पहले भैया से छिपकर मुझसे मिलना, मैं ट्रेनिंग दे दूंगा। विवेक उछलता हुआ उसके पास आकर बैठकर बोला। मुझे सुनाई दे रहा है, मैं बहरा नहीं हूँ। मोह जाते जाते बिना पलटे बोला तो विवेक साइड हुआ। स्नेह उठो और कपड़े धो आकर। और जहाँ तक मुझे याद है अवनी का प्ले स्कूल 15 मिनट पहले ही छूट गया है। और विवेक, तुम्हें विभा ने अगस्त को वैक्सीन लगवाने के लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने को बोला था ना? उसने अगला ऑर्डर पास किया तो स्नेह तुरंत उठकर उसके पीछे आई और विभा और विनीता ने मुड़कर अनुज और विवेक को खा जाने वाली नज़रों से देखा। नीताजी चुपचाप खिसक ली। माहौल गंभीर होते देख अब बचा आनव। मैं क्या करूं, कोई बताएगा? वो चिल्लाया। अमेरिका जाओ, विवेक और अनुज भागते हुए बोले। दादी इसकी शादी करवाने में इतनी देर क्यों कर रही हो? मेरी भी तो करनी है। तो कर दो, अच्छा खासा तो लड़का है। उसके मामा का क्या अचार डालोगी? चुन्नू अपने स्टाइल में इला की सिफारिश लेकर कुंती देवी के पास आकर बैठकर बोला। चुप कर, शादियाँ ऐसे थोड़ी ना होती हैं। हाँ तो कैसे होती हैं? इला जो जली भुनी बैठी थी तुरंत बोली। बेशरम, ऐसे कोई अपने शादी की बात करता है भला? मैं बेशर्म? जाओ बूढ़ा माता और सुनो, शादी मेरी तय कर तो दोगी ही तो 50,000 रुपये दो। मुझे लहंगा लेना है, मैं ड्रीम लहंगा पहनूंगी अपनी शादी में। क्या? अरे दिवाला निकालेगी हमारा क्या? एक तो मुंह फाड़ फाड़ कर अपनी शादी की बात कर रही है और ऊपर से इतना महंगा लहंगा। अरे इतने में तो पूरे घर के कपड़े बनवा दूंगी मैं। खैर मनाओ बूढ़ा, तुम्हारी मर्जी से शादी करूंगी, वरना लाइन लगी थी लड़कों की कमंडल लेकर। मेहरबानी आपकी इलावती जी, कुंती देवी हाथ जोड़कर बोली। देख लेना दादी, एक दिन इस घर में हमसे बड़ा बेशर्म आएगा और आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। इला हाथ उठाकर बोली। भगवान ना करे, तुम दोनों काफ़ी हो हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए। कुंती देवी बोलते हुए उठी थी और वो दोनों बेशर्मों की तरह उन्हीं की खटिया पर पसरे थे। सुनिए, स्नेह उससे तौलिया लेते हुए उसके पीछे पीछे घूमती हुई बोली। नाराज हैं क्या? क्यों? वो मैं आपसे वैसे बोली ना, स्नेह धीरे से बोली। नहीं, वैसे बोली उसके लिए नाराज नहीं हूँ, बल्कि इसलिए नाराज हूँ कि हमारे लिए तो ऐसी नहीं बोली थी। तब तो क्या समझाया था मुझे, याद दिलाऊं? मोह स्नेह की कमर पकड़ खुद से लगाते हुए उसके चेहरे पर बाल झटकते हुए बोला तो वो सिमट गई, कुछ शर्म से, कुछ ठंडी सी बूंदों से। जी, आपको अब भी वो बातें याद है? तुमसे जुड़ा कुछ नहीं भूलता मैं। मोह उसके गालों पर ठंडे होठ फेरते हुए बोला। तब तो मैंने कह दिया था बस। रहने दो, जानता हूँ कैसे कह दिया था। जितने अच्छे से तैयार होकर फोटो दिया था ना तुमने उस लड़के को, आज भी खटकता है मुझे। मेरे लिए तो ऐसे कभी तैयार नहीं हुई। फिर से ऐसा ताना जिसका कोई मतलब 1 घंटे तक स्नेह को समझ नहीं आता था। क्या बोल रहे हैं? पागलों की तरह घूम रही थी उस दिन मैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, तो उस लड़के को कितनी अच्छी लगी होगी? सच बताओ स्नेह, वो फोटो घर लेकर गया था तुम्हारा? मुझे कैसे पता होगा, मैंने क्या देखा था? आप भी कैसी बातें करते हैं। तुम रहने दो। अच्छा सुनिए ना, मान जाइए भी, इतनी पुरानी बात पर मुझसे ना लड़ा करिए आप। वो उसके गाल पर हाथ लगाकर बोली तो उसके स्पर्श से मोह बेकरार सा हुआ। मैं उठा ले जाता घर से तुम्हें, अगर दादी नहीं मानती। मोह मदहोशी से बोला था। मुझे पता है आप ऐसा नहीं करते। मैं करता स्नेह, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करता। मैं सही गलत नहीं सोच पाता तुम्हारे आगे। आप गलत कभी होते ही कहाँ हैं जी।
स्नेह मुस्कुराकर शर्म से सिमट अदा से बोली तो मोह दीवाना सा हुआ। ऐसे मत बोला करो, मोह उसके बालों में घुसते हुए बोला। सुनिए, आप करिए ना कुछ हानों के लिए, वो बहुत परेशान है। मैं भी बहुत परेशान हूँ कि मेरी बीवी मुझे प्यार ही नहीं करती। कुछ भी बोलते हैं आप, मैं तो बहुत करती हूँ प्यार आपसे। सच में? कोई शक है आपको? हाँ, और अभी शक दूर करो मेरा, वो उसके लबों की तरफ देखकर बोला तो स्नेह ने पलकें हामी में झुकाई तो वो उस पर झुकता चला गया। सुनो, मैंने कोशिश की है, हो सकता है आनो के मामा मान जाएं, तुम टेंशन ना लिया करो। मोह बोला तो स्नेह मुस्कुराई और उसने उसकी मुस्कान झट से लबों में समेट ली। मैं नहीं सह रहा जीजू, क्या मैं पिछले जन्म में कुली वाला था जो मेरा नाता रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से छूट ही नहीं रहा। बुआ जाए तो चुन्नू, फूफा आए तो चुन्नू, नहीं नहीं नहीं। चुन्नू मुंह फुलाकर सोफे पर बैठा था। हुआ ऐसा कि लगभग 10 दिन की पैर पकड़ माफी प्रोग्राम के बाद आनो के मामा जी पधार रहे थे अपनी इकलौती बिटिया के साथ। और आज आनो की बदकिस्मती कि आज वो अपने प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी काम की वजह से शहर से बाहर था और एक बेहद इत्तफाक से आज अनुज विवेक आज निहार जी के साथ किसी जरूरी काम से गए थे। तो मुसीबत ये हुई कि उन्हें एयरपोर्ट से कौन लाए, तो ये काम चुन्नू को दिया गया जो अभी स्पीकर पर मुँह से इसी बात के लिए मनमना रहा था। चुन्नू, बात मानो, जानते हो ना आनो कितना परेशान है, चले जाओ तुम। पर जीजू, मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ। देखो तुम बात सुनो मेरा, उनका नाम बता देता हूँ, लिख लो बड़े से पोस्टर पर, वो खुद तुम्हें मिल जाएंगे। और हाँ, मूड मत खराब करो। देखो तुम तो मेरे अच्छे चुन्नू हो ना। मोह ने उसे मनाया था क्योंकि फिलहाल वो आनो और इला को लेकर बेहद टेंशन में था, क्योंकि स्नेह टेंशन में थी। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। नाम क्या है? जयबीर अवस्थी। मोह उसके मानते ही बोला। लेमन हुडी ब्लैक कार्गो में चुन्मु जैसा ही था वैसा ही उठकर हाथ में जयबीर अवस्थी का पोस्टर लिए इधर उधर देख रहा था। 2 घंटे से चिढ़ा हुआ था। इन बढ़ते सालों में वो कुछ बड़ा होकर बिल्कुल स्नेह सा लगने लगा था। एक माँ के ना होने के बावजूद वो रमन इला से अलग स्नेह सा हुआ था, इसलिए मोह को वो हमेशा से प्यारा था। वही स्नेह सी आंखें, वही रंग, बस चुलबुलापन उसे इला से मिला था जो अभी किसी की नज़रों में समाया था। हेलो, सामने से आती हुई शार्ट स्कर्ट डाले गुलाबी टॉप में सुंदर सी पोनी टेल में खड़ी बेहद खूबसूरत लड़की ने उससे कहा। वो अभी भी इधर उधर ही देख रहा था। ये मेरे पापा का नाम है। वो उसको ऐसे देख बोली। तो दुनिया में बहुत लोगों के एक से नाम होते हैं, चुनमुन झल्लाया हुआ बोला तो वो लड़की मुस्कुराई। अब स्नेह सी कशिश लिए था तो पहली नज़र का मरकज तो उसे बनना ही था। शायद तुम आनो भाई की तरफ से आए हो, वो बोली तो उसने उसकी तरफ झटके से देखा। तुम कौन? हाय, मैं निया, आनो भाई की बहन। और तुम? वो हाथ बढ़ाकर उसे देखते हुए बोली। हेलो, मैं चुनमुन। वो बिना हाथ मिलाए पीछे से आते हुए चश्मा ठीक करते हुए जयबीर को देखते ही पहचान गया, क्योंकि कुछ शक्ल उनकी आनो सी थी। वो उनके पैरों पर झुका। प्रणाम अंकल, मैं चुनमुन, आनो जीजू ने बताया होगा आपको। ओह हाँ बिल्कुल, कैसे हो यंग मैन? और आनो ने खुद आना ज़रूरी नहीं समझा। वो उम्मीद के मुताबिक उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले। मैं ठीक हूँ, ऐसा नहीं है अंकल, वो थोड़ा कहीं फंस गए थे, आपका घर पर वेट कर रहे हैं। वो उनका सामान लेते हुए बोला तो निया, जो अभी उन दोनों के पीछे चल रही थी, अच्छा खासा इम्प्रेस हुई। बात तो है बंदे में, वो खुद से बोली। खैर, वो उन्हें लेता हुआ सीधा मोह के घर की तरफ मुड़ा, क्योंकि अभी के लिए सब वहीं इकट्ठा होने वाले थे। इधर फ्लाइट लेट होने की वजह से अच्छा ये हुआ कि लगभग सभी लोग घर पहुंच गए थे। अभी के लिए नीलेश जी और निहार भी तो तय हुआ कि बात आज ही हो जाएगी। तो उधर से दीनानाथ भी अपने दोनों भाइयों के साथ कुंती देवी के शब्दों सहित आ गए। मज़ा तो इस बात का था कि इला भी पहुंच गई थी। तुम क्यों आई? वो क्या सोचेंगे कि लड़की को शर्म वर्म है कि नहीं? स्नेह दादी का रोल प्ले करती हुई बोली। अमेरिका में रहते हैं वो लोग, इतना नहीं सोचते होंगे। और हाँ, नहीं आती मुझे शर्म। अगर ज़रूरी लगा तो तुम्हें आगे कर दूंगी, तुम शर्मा लेना मेरे बदले। देखो दीदी, मैं क्या गलत कह रही हूँ? स्नेह अगस्त के कपड़े विभा को देते हुए बोली। पता है ना, इसका ऊपर का माला खाली है। विभा हाथ नचाकर बोली तो अनुज खिलखिलाकर हंसा।
धीरे हंसो, पापा घर पर हैं, अभी तुम्हारी खीखी निकाल देंगे। क्या करूं इस आदमी का, कल को बेटी ब्याहे वाली हो जाएगी पर इसका बचपना ही नहीं जाएगा। विनीता उसे डांट कर बोली। तुम बीबी नहीं हो मेरी, वो झल्लाया। तो कौन हूं मैं, कह दो कि तुम्हारे पिछले जन्म की दुश्मन हूं। विनीता उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली। तो अनुज की आगे की बात मुंह में रह गई। नहीं नहीं, तुम तो मेरी जन्म जन्मांतर की तपस्या का फल हो देवी, शांत शांत हो देवी। अवनी का टेड्डी उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। ये देखो, इस आदमी को समझ ही नहीं आता कि इसे टेंशन हर समय किस बात की रहती है। इला आनो को देखकर बोली ही थी। आपका वरण किया है तो सोचिए, और क्या टेंशन होगी इन्हें। अनुज बोला था कि बाहर से विवेक भागता हुआ आया। चलो नीचे, चुन्नू आ गया है। और इतना बोलना था कि सारी जनता एकदम नीचे प्रकट हुई। सब बड़े आगे सोफे पर बैठे हुए और सारी जनता पीछे किचन के पास हाल के सोफों से दूर डाइनिंग चेयर पर सेटल हुई, जिसमें बीच बीच में स्नेह, विनीता और विभा नाश्ता पकड़ा कर फिर उनके बीच आ जाती। और आनो को जयवीर ने बुला लिया था अभी के लिए। आगे की चर्चा भूल सब निया से मिले थे। एकदम धमाका थी वो, एकदम से इतने सारे अपने जैसे आधे पागल लोग, उसका तो दिन ही बन गया था। हेलो भाभी, वो इला से मिलते ही बोली। हाय, फिर से कहो, कहती रहो, अच्छा लगता है। विवेक ने धीरे से उसके आगे की लाइन पूरी की। धीरे बोलो, विभा ने उन सबको देखकर दांत पीसे। दीदी कुछ मिलेगा खाने को, चाय पीकर गया था मैं। इनसे तो ये भी नहीं हुआ कि एक पराठा ही बना देती मेरे लिए। चुन्नू विभा से बोलता हुआ इला को ताना मारता हुआ बोला। पराठा, वो क्या होता है? इला बोली तो सब हंस पड़े। अरे धीरे, स्नेह बोली। ये आपका भाई है? निया ने दूसरा सवाल किया इला से। चुन्नू को हसरत भरी नज़रों से देख। हाँ, मेरा ही भाई है, इला का ये बोलते हुए माथा ठनका अभी के लिए। निया की नज़र चुन्नू पर ही अटकी थी। ये देख, इला ने झट से स्नेह को पकड़ा। ओए सुन, ये चमनिया पर लाइन मार रही है। चुप करो, 1 मिनट में लाइन मार रही है ये, तुम्हें पता चल गया? कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे मामा ससुर आए हैं। तो क्या करूं, यहाँ गड्ढा खोद कर बैठ जाऊं? इला बोली थी। क्या है मुझे बताओ, अनुज मुँह आगे करता हुआ बोला था। जिन्हें चमन लाल चुनमुन उर्फ चुन्नू की सोलमेट देखनी थी, उनका इंतज़ार पूरा हुआ। निया आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब निया के आने से कुंती भवन में क्या धमाका होता है, ये देखना तो बनता है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करती हुई मैं, और आप लोगों के लिए नया पार्ट बनाने की तैयारी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।